नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम जान रहे थे घर्षण बल के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हम घर्षण बल के बारे में जान चुके थे सारे फैक्ट को। इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में और कई सारे फैक्ट होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो की जो देखेंगे आप ना तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे एक्चुअली में यहीं से पूछे गए थे। आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है जिसके लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना करके लाता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, शुरू करेंगे यहाँ से। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण जिसे आप देखें तो ग्रेविटेशन इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके परिभाषा के बारे में देखें तो दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम भी आप इसी को कह सकते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम को भी कहता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो F बराबर यानी कि F वेरिजेज m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है, यानी कि m1 और m2 जो है कि पिंडों का द्रव्यमान है तथा F उनके मध्य जो लगने वाला बल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने के बाद F बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है, जिसे कि जी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, जिसका मान आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कितना होता है। ये कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसको ध्यान रखेंगे। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक का जो मान होता है यह इतना होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला पूछा गया था टीआरई में। ध्यान रखेंगे यही सेम फॉर्मूला था पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे तो ग्रह संबंधी केपलर के नियम क्या है। तो ग्रह संबंधी केपलर के नियम के बारे में देख सकते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। इसको ध्यान रखेंगे। केपलर का नियम क्या है तो इसके बारे में जान सकते हैं यहाँ से। और प्रथम नियम है यह जो यहाँ पर हमने बताया केपलर के नियम का प्रथम नियम था। दूसरा नियम देख सकते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, तो यह द्वितीय नियम के रूप में जानते हैं। तृतीय नियम के रूप में आप देखें तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल, जिसे टी से हम सूचित करते हैं, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष से सेमी मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं, आप इसे स्मॉल ए से सूचित करते हैं, के तृतीय घात घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम केपलर के तृतीय नियम से जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला है देख सकते हैं टी स्क्वायर समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। तो ध्यान रखेंगे टी स्क्वायर समानुपाती होता है ए स्क्वायर के। आगे बढ़ेंगे और जानकारी यहाँ से एकत्रित करने की कोशिश करेंगे उपग्रह के बारे में, उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में। तो परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाला उपग्रह की चाल कहलाता है। उपग्रह की जो चाल होता है वह उपग्रह की कक्षीय चाल के रूप में हम इसे जानते हैं। किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की जो चाल होती है वह किसी भी उपग्रह का कक्षीय चाल कहलाता है। सूत्र इसका दिया गया है, यानी कि V0 इक्वल टू RC रूट अंडर G बटे R होता है, जहां की V0 कक्षीय चाल होता है, RC पृथ्वी यानी कि पिंड की त्रिज्या होती है, या फिर G मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है और R मतलब कक्षा की त्रिज्या होती है। आगे देखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखें तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ से कि मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी की गुरुत्व के कारण उत्पन्न जो त्वरण होता है वह आपको देखने को मिलेगा गुरुत्वीय त्वरण के रूप में। अब इसके मात्रक के बारे में जाने तो मात्रक इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है,
और इसका देखें तो पृथ्वी की तल पर इसका सबसे कम मान होता है। सबसे कम मान जो होता है विषुवतीय रेखा पर होता है। पृथ्वी के तल पर जब देखें इसका मान, तो सबसे कम मान आप देखेंगे तो विषुवतीय रेखा पर होता है, सबसे अधिक मान ध्रुव पर होता है। इसको ध्यान रखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का। उसके बाद आप देख सकते हैं जी से संबंध, यानी कि गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जी बराबर जी एम बटा, देख सकते हैं जी एम बाई जो है कि आर सी का स्क्वायर है, या फिर 4 देख सकते हैं आर सी स्क्वायर है, आर सी का स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं एम बराबर देखें तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर है कि पृथ्वी की त्रिज्या है। आगे बढ़ेंगे विशेष के तौर पे आप देखेंगे विशेष जानकारी के रूप में, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण वस्तु की भार में परिवर्तन हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण की जो मान में जब परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से वस्तु के जो है कि भार में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार जो होता है वह ध्रुव पर सार्वत्रिक होता है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, और पृथ्वी के सतह पर मध्य भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसको ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के सतह पर जब देखें तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। आगे देखेंगे कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से लिफ्ट में जो है कि व्यक्ति का भार कार्य करता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि जब लिफ्ट त्वरित वेग से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाती है तब व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। आगे देखेंगे कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या फिर नीचे आती है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं कि जब नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। इसको ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे एक और फैक्ट है, जब लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाए तो व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकराकर हवा में तैरने लगता है। इसको ध्यान रखेंगे, जब लिफ्ट का जो है कि गुरुत्वीय त्वरण अधिक हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, तो व्यक्ति जो होता है लिफ्ट में वह जो है कि छत से टकराकर हवा में तैरने लगता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे फैक्ट और देखेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण की निर्भरता किस प्रकार से हो सकती है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऊपर से मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाली किसी भी वस्तु की उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण केवल हवा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन यह वस्तु के द्रव्यमान अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो उसमें केवल हवा की जो उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति है उस पर निर्भर करेगा, या फिर देख सकते हैं आप कि आकृति या फिर उसके द्रव्यमान से ही कि कोई निर्भर नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर कि उदाहरण के रूप में, तो यदि हवा की उपस्थिति में एक भारी और एक हल्की वस्तु को एक साथ एक समान ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराया जाए तो भारी वस्तु पहले और हल्की वस्तु बाद में गिरती है। इसको ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पर, तो फिर से देख सकते हैं कि यदि हवा की उपस्थिति में एक भारी और एक हल्की वस्तु को एक साथ एक समान ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराया जाए तो भारी वस्तु पहले गिरेगी और हल्की वस्तु बाद में गिरेगी। लेकिन आप देखेंगे लेकिन यदि हवा की अनुपस्थिति में हल्की और भारी वस्तु को एक साथ समान ऊंचाई से गिराया जाए तो पृथ्वी की ओर गिराया जाए तो दोनों वस्तु साथ साथ पृथ्वी पर गिरेगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वस्तु का भार के बारे में जाने तो वस्तु के भार किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को वस्तु के भार का भार कहा जाता है। यानी कि वस्तु के भार, कोई भी वस्तु का भार है उसके बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो इसके हम जानने के लिए, किसी भी वस्तु के भार को जानने के लिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है उसी को हम कहते हैं कि उस वस्तु का भार है। भार के रूप में आप देखें तो W बराबर यानी कि वेट बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसे कि W बराबर mg के रूप में भी हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। विशेष तौर पर इस पे फैक्ट दिया गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह अपरिवर्तित रहता है, हालांकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वह घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण वस्तु की जो भार है वह भी घटते बढ़ता रहता है। आगे देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण एक
परिवर्तनशील राशि है जिसका मान पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। इसको ध्यान रखें, गुरुत्वीय त्वरण एक परिवर्तनशील राशि है जिसका मान पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है, अलग-अलग होता है। आगे देखने को मिलेगा पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग के बारे में जाने तो यहाँ से जानने को मिलेगा कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र के पार कर जाता है, अर्थात पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने यहाँ पर दे ही दिया गया है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई भी वस्तु को अगर आप फेंक देते हैं अंतरिक्ष में या फिर ऊपर की ओर तो वो दोबारा लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि वेग पलायन वेग जिसे VE से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला आप देखें तो √2g इंटू RE होता है, जहां पर VE बराबर पलायन वेग होता है, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है और RE बराबर पृथ्वी की त्रिज्या होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो निलंबन बिंदु के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे सस्पेंशन पॉइंट भी कहते हैं हम लोग। तो प्रभावी लंबाई आप देखेंगे तो इसको प्रभावी लंबाई को L से सूचित करते हैं। गोलक को देखें तो गोलक है इस प्रकार से। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर कि सरल लोलक के बारे में बताया गया है कि सरल लोलक क्या होता है। तो सरल लोलक के बारे में देखें तो आवृत्ति n होता है, 1 सेकंड में किया गया दोलन आप देखेंगे तो आवृत्ति कहलाता है। 1 सेकंड में किया गया दोलन क्या कहलाता है, किसी पिंड के द्वारा 1 सेकंड में जितना दोलन किया जाएगा उसे हम आवृत्ति कहेंगे। n बराबर यानी n को हम आवृत्ति कहते हैं, n से सूचित करते हैं आवृत्ति को, जिसे में देखें तो ½ √g/L होता है, जहाँ की n क्या है तो आवृत्ति है और 1/t भी हम इसे कहते हैं। आगे देखें तो सेकंड लोलक आप देखेंगे, सेकंड लोलक 2 सेकंड में आवर्तकाल वाला लोलक कहलाता है। यानी सेकंड लोलक क्या होता है तो 2 सेकंड के आवर्तकाल वाला लोलक को हम सेकंड लोलक कहते हैं। आगे देखेंगे तो आवर्तकाल के रूप में हमको जानने को मिलेगा यहाँ से कि आवर्तकाल यानी t बराबर 2π√L/g होता है। 2π√L/g होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, यानी 84.6 मिनट होता है। अनंत लंबाई के जो सरल लोलक होंगे उसका जो आवर्तकाल पूछा जाए तो 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत सरल लोलक की अधिकतम सीमा जो होगा वह 84.6 मिनट ही होगा। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि किसी निश्चित स्थान पर सरल लोलक का आवर्तकाल केवल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। और देखेंगे कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है और लंबाई घटने पर आवर्तकाल भी घट जाता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के जो प्रतिपादक थे वह सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया गया था। आप जानते ही होंगे एप्पल जो है कि सेब से टपका था या नीचे गिरा था, तो उसी क्रम में न्यूटन साहब जो थे वह उस पर रिसर्च करके गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। किसी पुस्तक में यानी कि किस पुस्तक में इसकी जो है कि दिया गया है तो द प्रिंसिपिया में इसकी जो है कि गुरुत्वाकर्षण की चर्चा किया गया है। आप देखेंगे कि वह बल जिसके द्वारा ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड अथवा कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी भी ऊपर से आने वाली प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वीय बल के द्वारा ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इसको ध्यान रखेंगे। नोट के रूप में आप देखें तो न्यूटन के पूर्व ब्रह्मगुप्त ने ही यह बता दिया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण तथ्य जो कि रिलेटेड है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट होंगे। पहला देखेंगे तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रदोलक आवर्तकाल क्या होगा तो कम हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के ट्रैक
किया जाए, यानी कि कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाए, तो यह किस प्रकार से हम ट्रैक कर सकते हैं, तो डॉपलर प्रभाव के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं। अगला है कि कक्षीय चाल एवं पलायन वेग के संबंध क्या हो सकते हैं, तो पलायन वेग बराबर आप देखिए तो √2 इंटू V0 हो सकता है। उसके बाद देखेंगे तो अगला देखेंगे आपके स्क्रीन पे फैक्ट के रूप में कि वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तो वह देखेंगे तो वह ब्रह्मगुप्त था। उसके बाद देखें तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजक न्यूटन ने दिया था, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने ही किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो है कि वहाँ गुरुत्व गुरुत्व जो है कि नहीं है, जिसके कारण वहाँ अंतरिक्ष में सीधे नहीं रह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष यान जो कि चक्कर लगा रहे हैं, से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो कि उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, कितना होता है, तो अब जितना है उसका जो है कि चौथाई हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा, N1/4 भाग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जानकारी एकत्रित करेंगे यहाँ से तरंग के बारे में। फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे तरंग के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी परिभाषा ऊर्जा स्थानांतरण के जो माध्यम होते हैं उसे तरंग कहते हैं। तरंग के प्रकार देखिए, तरंग के प्रमुख प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंगे और या अयांत्रिक तरंगे। इसमें कि वे तरंगे जो केवल ठोस होते हैं अथवा द्रव अवस्था या फिर गैसीय माध्यम में चलती है, तो वह यांत्रिक तरंगे होती हैं। विशेषता के रूप में आप देखें तो निर्वात में यह जो है कि नहीं चलती है यांत्रिक तरंगे। और यह अयांत्रिक तरंगे के बारे में जाने तो वे तरंगे जिनमें जो है कि संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य नहीं होता है, विशेषतः यह ठोस द्रव गैस माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चलती है। आगे देखेंगे तो यांत्रिक तरंग के प्रकार देखेंगे तो यांत्रिक तरंग के 2 प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें कि आप देखेंगे कि वे यांत्रिक तरंगे जो केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह तक उत्पन्न की जाती है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। वे यांत्रिक तरंगे जो केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह तक उत्पन्न की जाती है, तो यह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। विशेष के रूप में आप देखें तो यह तरंगे द्रव के भीतर सतह गैस व निर्वात में नहीं उत्पन्न किया जा सकता। अगला पॉइंट के रूप में देखेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंग का जो संचरण होता है वह संपीड़न और विरल में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वे यांत्रिक तरंगे जो ठोस द्रव व गैस सभी माध्यमों में संचरण करती है वह अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। विशेष के रूप में आप देखें केवल निर्वात में संचरण नहीं करता है यह अनुदैर्ध्य तरंग। और यह देखेंगे कि ध्वनि तरंग, इसके जो उदाहरण हो सकते हैं, ध्वनि तरंग, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप की जो तरंगे होती हैं, यह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा यहाँ से कि महत्वपूर्ण अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। तो महत्वपूर्ण अयांत्रिक तरंगे के बारे में जाने तो एक्स तरंगे के बारे में जानते हैं। तो एक्स तरंगे है अयांत्रिक तरंगे हैं, जिनके खोजकर्ता के बारे में देखें तो विल्हेम रॉन्जेन महोदय जो थे उनके द्वारा जो है कि एक्स तरंगे की खोज किया गया था। उसके बाद इसका उपयोग देखें तो क्रिस्टल की संरचना जानने में या फिर आंतरिक रोगों की जांच करने में हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो तरंग के बारे में जाने तो इसका देखें तो रेडियो तरंग की जो खोजकर्ता थे वह थे मार्कोनी महोदय। इसका जो है कि लघु रेडियो तरंग की खोजकर्ता देखें तो हेनरिक हार्टज थे। और इसका प्रयोग देखें तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में, इसे एमआरआई में और रडार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवरक्त तरंग के बारे में जाने तो इसके खोजकर्ता विलियम हार्शल थे, और इसका प्रयोग देखें तो नाइट विजन उपकरणों में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब जानेंगे यहाँ पर पराबैंगनी किरण, जिसे आप अल्ट्रावायलेट रे के रूप में आप जानते हैं। इसके खोजकर्ता थे जोहान रीटर महोदय, और इसका उपयोग देखें तो दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट किरण का इस्तेमाल करते हैं, और रोगों की सिकाई के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तरंगदैर्ध्य के बारे में जानेंगे तो 2 श्रृंग अथवा जो है कि 2 गर्त के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं
तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उठा हुआ भाग श्रिंग कहलाता है और धंसा हुआ भाग कहलाता है गर्त कहलाता है। तो इसके बीच का जो लंबाई होता है उसी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है, इसे लेम्डा से सूचित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ध्वनि यानी कि साउंड। साउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि ध्वनि क्या होता है। तो यांत्रिक तरंग होता है ध्वनि, और प्रकृति इसका होता है अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकृति होता है। संचरण का जो माध्यम होता है केवल ठोस, द्रव व गैस के माध्यम में ही यह प्रसारित या फिर संचरण कर सकता है। विशेषता के रूप में जाने कि निर्वात में संचरण नहीं होता है ध्वनि। और आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति में ध्वनि संचरित नहीं होता है इसी के कारण। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कुछ देख लेते हैं ध्वनि के तरंगों के प्रकार। तो अश्रव्य आवृत्ति देखेंगे, अश्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और श्रव्य जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। पराश्रव्य जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और मनुष्य जो होता है, मनुष्य केवल श्रव्य आवृत्ति को ही सुनते हैं। तो ये देखेंगे मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के जो मध्य जो ध्वनि तरंग होंगी उसी को सुन सकती है। आगे बढ़ेंगे तो चमगादड़ के बारे में बताइएगा कि चमगादड़ कौन सी ध्वनि को सुन सकता है। चमगादड़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी ध्वनि को सुन सकता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 25 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल क्या होगी, तो इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे पॉइंट वाइज। तो ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो चाल जो होता है, जो माध्यम के जो है कि किसी माध्यम से वह गुजर रहा है ध्वनि, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। सर्वाधिक जो है कि ठोस में होता है, और निम्नतम जो है कि गैस में होता है ध्वनि का चाल। अब देखेंगे यहाँ पर कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठोस में देखें तो ठोस अवस्था में देखें तो पदार्थ के रूप में आप देख सकते हैं निकेल, स्टील, और लोहा में देखें तो अलग अलग है। तो निकेल में देखें तो 6040 है, स्टील में है 5960, लोहा में 5950 है। द्रव में देखेंगे तो जल या फिर समुद्री जल में अलग होता है, और आसुत जल में भी अलग होता है। समुद्री जल में 1531 है, और आसुत जल में 1498 है। आगे बढ़ेंगे तो गैस में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस में आपको देखने को मिलेगा 1284 मीटर प्रति सेकंड का चाल होगा ध्वनि का। और हीलियम में देखेंगे तो 965 मीटर प्रति सेकंड होगा। वायु में देखेंगे तो 346 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ध्वनि चल सकता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि पराश्रव्य तरंग के बारे में। पराश्रव्य तरंग क्या होता है, तो प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम गाल्टन की सीटी से उत्पन्न होने वाली जो तरंग थी वह एक प्रकार से पराश्रव्य तरंग के रूप में जाना गया। और दाब विद्युत प्रभाव जिसे कि पीजो इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट के विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को उत्पन्न करने की जो होता है प्रयोग होता है इसमें पराश्रव्य तरंग की प्रयोग के रूप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। चिमनी में कालिक साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यंत्र कारखानों में कल पुर्जों की सफाई में, संकेत भेजने में, कीमती कपड़ों की सफाई में, गठिया तथा मस्तिष्क के ट्यूमर के उपचार में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं पराश्रव्य तरंग का। पराश्रव्य तरंग का उपयोग सोनार नामक यंत्र और जो है कि सोनोग्राफी में किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, सोनार नामक जो यंत्र होता है और सोनोग्राफी होता है, इसमें हम पराश्रव्य नामक जो तरंग होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइएगा कि सोनार से हम क्या करते हैं और सोनोग्राफी से क्या करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो ध्वनि के जो लक्षण होते हैं किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा तारत्व होता है, गुणवत्ता होता है और तीव्रता होता है। जिसमें कि तारत्व के रूप में आप जाने तो जिसके कारण ध्वनि पतली या फिर मोटी होती है, तो इससे हम ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ध्वनि का कितना तारत्व है और कितनी पतली है और मोटी है। आगे देखेंगे कि स्त्री की आवाज का जो तारत्व होता है अधिक होता है, अतः जो है कि पतली ध्वनि जो रहती है इसके मतलब तारत्व जो जितना अधिक होगा उसका ध्वनि उतना पतला होगा। और पुरुषों की आवाज का जो तारत्व होता है वह कम होता है, तो देखेंगे कि इसका जो ध्वनि होता है वह मोटा होता है। अगला पॉइंट गुणवत्ता के रूप में आप देख सकते हैं, जिसके आधार पर दो पुरुषों, दो महिला अथवा दो वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर किया जाता है। आप देखेंगे इसी तारत्व के माध्यम से। उसके बाद देख सकते हैं कि तीव्रता यानी कि जिसके आधार पर ध्वनि को मंद अथवा तेज ध्वनि के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं।
इसे हम तीव्रता के रूप में हम कहते हैं, यानी कि तीव्रता, जब ध्वनि की तीव्रता की मापने की बात आती है तो डेसिबल में हम नापते हैं, यानी कि ध्वनि की जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। अब देखेंगे प्रतिध्वनि, जिसे आप इको के रूप में जान सकते हैं, जैसे हेलो 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 हेलो, इस प्रकार से होता रहता है, तो इसे हम इको कहते हैं। और यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि किसी ध्वनि का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः सुनाई देना ध्वनि या फिर प्रतिध्वनि कहलाता है, इको कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे कि तो कार्यकारी सिद्धांत के रूप में आप देखेंगे तो परावर्तन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत व फिर परावर्तक सतह के मध्य कम से कम 17 मीटर का जो है कि दूरी होनी चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। कितना मीटर की दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से और जानकारी इस्तेमाल करेंगे तो देखने को मिलेगा हमें कि प्रतिध्वनि का जो उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो दूरी ज्ञात करने के लिए, गहराई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इन सभी माध्यमों के लिए हम करते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अनुनाद, जिसे रेजोनेंस भी कह सकते हैं आप, कि जब किसी ध्वनि की आवृत्ति किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो वस्तु में उत्पन्न बड़े आयाम के कंपन के अनुनाद कहते हैं। यानी कि जब किसी ध्वनि की आवृत्ति किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु में उत्पन्न बड़े आयाम की जो कंपन का अनुनाद होगा वही कहलाएगा, आपका रेजोनेंस कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, जो बड़े आयाम जो होते हैं, आयाम के जो कंपन होते हैं, बड़े आयाम उत्पन्न बड़े आयाम के जो कंपन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तो अनुनाद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा आपको कि अनुनाद के कारण घटने वाली जो घटना क्या हो सकती है। अनुनाद के कारण आप देखेंगे कि चलती बसों में झंझनाहट होना, बादल गरजने से खिड़की में झंझनाहट होना, सेना के पुल पर फ्लैग मार्च करने से पुल में उत्पन्न कंपन आप देख सकते हैं, तो यह एक प्रकार का अनुनाद होता है। वाइब्रेशन आप कह सकते हैं इसको, जिस प्रकार से जो ध्वनि जो चलता है तो वाइब्रेट हो जाता है ना कोई भी चीज वस्तु, तो यही को कहते हैं अनुनाद। अब देखेंगे यहाँ पर कि ध्वनि का विवर्तन यानी साउंड डिफ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। इसका पॉइंट देखेंगे कि ध्वनि के मार्ग में अवरोध के कारण, अवरोध आने से ध्वनि का अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ना जो है कि ध्वनि का विवर्तन कहलाता है, जिसमें कि विवर्तन के कारण घटित घटना आप देख सकते हैं कि बाहर में कोलाहल और कमरे के अंदर सुनना, इस प्रकार से आप बाहर जो हल्ला हो रहा है उसको आप कमरे के अंदर सुन सकते हैं, तो यह ध्वनि का विवर्तन होता है जिसके कारण आप सुन पाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो वह उधर से ही लौट जाएगा, यहाँ आएगा ही नहीं अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे कमरे के अंदर ध्वनि को जो है कि कमरे के बाहर सुनना, तो यह चीज आपको किस लिए होता है, तो ध्वनि के विवर्तन के कारण, साउंड डिफ्रेक्शन के कारण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम उष्मा के बारे में और इनसे रिलेटेड और कई सारे फैक्ट को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।